हास्यास्पद इनका है। इनको एक तो उर्दू नहीं आती है, ये उर्दू नहीं आती है इनको, बिलावल भुट्टो को। एक शब्द है मोड़, वो मोड़ नहीं बोल पाएगी, वो मोर कहेंगी। तो उनको उनका लहजा बोलने का भी वो बड़ा हिस्टेरिकल सा है। मतलब ये बहुत बचकाना वो लगता है। लेकिन सिंध उनकी उनकी जो पॉलिटिकल जमीन है वो सिंध है, ठीक है, क्योंकि उनका पुश्तैनी अपना बिलोंग भी वहीं से करते हैं। तो इसलिए उनका ऐसे बोलना, उनके पास और कुछ है भी नहीं है। पाकिस्तान के जी, राजनीतिक पार्टियां जो है, राजनीतिज्ञ जो है, उनके पास और कुछ नहीं है। अवाम है, उसको उसको कैसे उनको मौका चाहिए ऐसा कि लोगों के अंदर हिस्टीरिया कैसे क्रिएट करना है। अदरवाइज उनके पास इन द नेम ऑफ पॉलिसी, डेवलपमेंट, वेलफेयर, वो कुछ नहीं है। ये फ्यूडल जो पाकिस्तान के लॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि जिनके पास वो साधन संपन्न है, और उन्होंने, और पंजाब के फ्यूडल लॉर्ड्स है, वो इसी बल पे सत्ता में आए हुए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम का वही हाल है जो सामंतवाद के दिनों में करता था पाकिस्तान में, अभी भी वैसा चल रहा है। जी। जी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 6 नदियां हैं जिसमें 3 ईस्टर्न रिवर होती है, रावी, सतलज, ब्यास, जिसपे इंडिया का हक है, और 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि इंडस है, झेलम और चिनाब है। जी। अब इसमें एक टर्म आती है जिसको लोगों को शायद पता ना हो, अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियंस, यानी कि जो लोर। ऊपर वाले इलाके हैं वो जहाँ से पानी बह के आता है, और जो लोअर रिपेरियन या जहाँ पानी जाता है एक्चुअली देखा जाए तो। अब पूरी दुनिया में पानी को लेके हमेशा से डिस्प्यूट्स हुए हैं, जंग हुई है, और पानी के चक्कर में बहुत कुछ हुआ है, और आने वाले दिनों में जब दुनिया में पानी की कमी हो जाएगी ना, तो सारी जो जंग हुआ करेगी पानी के चक्कर में हुआ करेंगे। कुछ लोगों इसलिए ने अब कहा कि भाई इसीलिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वाटर रेवोल्यूशन की भी जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से कुछ और आवाज़ें बोली, चीन देखना ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देगा। तो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि अ, क्या कहते हैं, सांगपो रिवर उसको कहते हैं तिब्बत के अंदर। तो सांगपो रिवर जो है वो एक पर्टिकुलर एक एरिया में आके वो इंडिया की ओर टर्न हो जाती है वहाँ पर, जो जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से होके जी। फिर वो असम में आके फिर बांग्लादेश में चली जाती है। जी। अब कई लोगों को शायद पता नहीं है, उनको लगता है कि ब्रह्मपुत्र अगर सारी की सारी कहीं डाइवर्ट कर ली गई, तो असम सूख जाएगा, अरुणाचल सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कई वक्तव्य बताते हैं कि सिर्फ 32% पानी जो है ब्रह्मपुत्र का चाइना से आता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 38 से 40% आता है, लेकिन किसी भी हालत में ये 40% से ऊपर नहीं जाता है। तो 60% जो वाटर ब्रह्मपुत्र का है सारा का सारा, वो इंडियन ट्रिब्यूटरी से आता है, जिसका चाइना के साथ हिमालय का कोई कनेक्शन नहीं है। तो कोई ये कनेक्शन। समझेगा कि ब्रह्मपुत्र अगर चाइना उसको रोक भी लेगा तो वो क्या कहते हैं कि हमें ब्रह्मपुत्र में पानी नहीं मिलेगा, तो भी हमें 60 से 70% यानी कि 2/3 पानी जो है, 2/3 पानी हमको हमेशा मिलता रहेगा। तो पाकिस्तान के कुछ बेवकूफ लोग हैं जो इस किस्म की कहानियां बुन रहे हैं बैठ के। लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर 8-10 साल के अंदर इंडिया भी कोई ना कोई ऐसा साधन अपना सकता है, क्योंकि सारी नदियां तो यहीं से होके जा रही है ना, इंड्स भी इंडिया से होके जाती है, लेह लद्दाख से होके जाती है, बाकी सारी रिवर्स भी इधर से होके गुजर के जाती है। झेलम भी देखा जाए तो आपके श्रीनगर उसके एरिया से होके निकल कर जाती है आगे। चनाब भी इंडिया से, तो इंडस, चनाब और झेलम तो इंडिया से होके जाती हैं, और चनाब के ऊपर बागडीहा डैम भी है। और रात में सुनने में आया कि झेलम के अंदर पानी भी काफ़ी छोड़ दिया गया। ये भी तो काफ़ी ये फ्लडेड इलाके हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो एक वाटर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई है। कहते हैं ना तो वो जंग और तोहमत से। पिछली बार वो फ्लड्स आए थे, आपको याद होगा, बुरा साहब। तो वो जी, जी। झेलम ओवरफ्लो किया था पहाड़ों में। फ्लड जो है, बहुत से लोग, हम लोग मैदान में, हम ये सोचते थे कि भी जो फ्लड है वो तो मैदानी इलाकों में आते हैं, तो पहाड़ के ऊपर कैसे फ्लड आ गए। तो ओवरफ्लो जी, ये जी। बड़ा सीरियस है कि पानी की को कैसे स्टोरेज करना और उसको हमारे इधर ही इस्तेमाल करना है। हम बाद में चर्चा का, आप अपनी बात जारी रखिए। तो ट्रीटी से बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2002 की बात है जब अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से नाता तोड़ दिया और बाहर निकल गए। और जी। 2019 के अंदर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस आईएनएफ ट्रीटी जो इंटरनेशनल थी, वहां से वो बाहर निकल के कहता है जी। नेशनल सिक्योरिटी है। और भारत ने एक स्मार्ट मूव खेला खासतौर से इसमें कि वियना कन्वेंशन ऑफ द ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी जो होता है,
उसका आर्टिकल 60 में कि आप स्क्रैप नहीं कर सकते हो और आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड हमारी ये ट्रीटी रही है। लेकिन इंडिया ने ना तो सस्पेंड किया, ना ही स्क्रैप किया, इंडिया ने वर्ड यूज़ किया अबेयंस, एबियंस। अबेयंस, एबियंस यूज़ इट्स अ करने स्मार्ट से मूव। बड़ी मिर्ची लग रही है उनको भी, ये हो क्या रहा है? तो इंडिया ने कुछ वो किया ही नहीं, देखा जाए तो पूरा का पूरा। जिससे अब जिससे संधि की वायलेशन का दोष दोष लगे इनके ऊपर। दूसरी बात क्या है कि वियना कन्वेंशन में ट्रीटीज को हमेशा रिवाइज करने का प्रोविजन रहता है कि समय-समय पर जी। जब वक़्त गुज़र जाता है, आज समझो उसको 65 साल हो गए हैं, तो आप उसमें देखिए कि पानी की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से। और एक पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से कहते हैं कि इंडिया को सिर्फ 20 से 30% पानी मिलता है, कुल मिला के, आगे-पीछे करके, और करीब-करीब 70 से 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, ये मोटा-मोटा कहा जाता है। अब इसको अगर रिवाइज़ करना है अपनी-अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि जब 1960 में ट्रीटी हुई थी तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। इंडिया बहुत वीक था, इकोनॉमिकली वीक था उस समय। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। हमें वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था लोन्स वगैरह के लिए। लेकिन जी। ऑफ लेट कुछ ऐसा हुआ है कि डंडा उसके हाथ में रहता है जो ताकतवर होता है। इंडिया कमज़ोर नहीं है, इंडिया ताकतवर है। आज इंडिया वर्ल्ड बैंक के आगे जाके कटोरा लेके भीख नहीं माँगता, ना आईएमएफ से भीख माँगता जो अमेरिकन कंट्रोल्ड है। एडीबी एडीबी भी इंडिया में आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि भाई पैसे ले लो मेरे से, क्योंकि उनको पैसा ऐसे देश में लगाना है जहाँ से पैसा वापिस आ सकता है। वापस आ सके, पाकिस्तान में बिल्कुल। पैसा दोगे, पैसा वापिस ग्रोइंग नहीं आएगा। इकोनॉमी जो है। जी हाँ। तो जिसके पास डंडा है, और अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, यूनाइटेड नेशन हो, या कोई भी संस्था, क्लाइमेट फंडिंग की संस्था रही हो, या इवन यूएस एड रही हो, सबको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। कोई कुछ कर पाया? इज़राइल युद्ध हुआ, क्या यूएनओ कुछ कर पाया? रशिया युद्ध हुआ यूक्रेन का, क्या कुछ यूएनओ कुछ कर पाया? इतने सारे वीटो हो गए, सब कुछ हो गया, कुछ-कुछ एंड रिजल्ट है? उनके अंदर चीज़ों को एनफोर्स करने की शक्ति है? आंसर इज़ नो। कितनी भी कन्वेंशंस वगैरह जो भी होती हैं, जो डब्ल्यूटीओ जैसी हैं या यूएनओ जैसी जो संस्थाएँ हैं, ये डिफैंग्ड है आज की डेट में। ये सारे वो साँप हैं जिनके मुँह में दाँत भी नहीं है और ज़हर भी नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो। इनकी अमेरिका ने अगर परवाह नहीं की, तो मैं कहता हूँ इंडिया को परवाह क्यों करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड ओपिनियन लेनी चाहिए। किस बात की वर्ल्ड ओपिनियन? जब इज़राइल हमला कर रहा था, तो वर्ल्ड ओपिनियन उनके अगेंस्ट जा रही थी, उसने परवाह की है? किसने आके क्या कर लिया? दुनिया में क्या कहते हैं ना, जो शक्तिशाली होता है ना, दुनिया उसी के साथ चलती है। अगर हमको सुपर पावर बनना है, तो आपको बताना पड़ेगा हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी, 140 करोड़ की मार्केट मेरे पास है। पाकिस्तान इसलिए तड़प रहा है कि ये जल ट्रीटी अगर एबियंस में रखी है, तो हमारे लिए नुकसान होने जा रहा है। नुकसान तो होगा, क्योंकि ये बायस्ड ट्रीटी थी, और पूरा का पूरा एक हेवी लोड जो पाकिस्तान को दे दिया गया था। इट मस्ट बी रिवाइज्ड। हम ये नहीं कहेंगे नदियों को रोको, लेकिन इसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है ताकि दोनों देशों की नीड्स के साथ जस्टिफिकेशन हो सके। दैट आई आल्सो से सर। राजू जी। बिल्कुल सही बात आपकी कि एक संधि जो 60 साल पहले हुई थी, उस वक्त की परिस्थितियां आपने बिल्कुल साफ बयान की है। जो वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था, एक किस्म की सालसी जिसे हम बोलते हैं, मध्यस्थता जिसे हम बोलेंगे, तो उस वक्त हमारी जो मजबूरियां थी कि हम आर्थिक तौर पे इतने, हमारी जरूरतें थी। लेकिन आज जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जिसमें भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, या भारत की जो आर्थिकता है, उसकी जो बढ़ती ताकत है, भारत की एक जब आर्थिक ताकत बढ़ेगी तो वो निश्चित तौर पे आपका राजनयिक जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है, वो भी बढ़ेगा उसमें। तो उसके चलते आज की तारीख में सभी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, ठीक है, या इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो उस देश के पास आएंगी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भैया जो अगर जहां पैसे लगाने हैं, या डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी तभी वो लोग करेंगे जिनको पता है कि यहां से हमें कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं है। देखिए, दो दो तीन फैक्टर है, जैसे कि एक तो है आपका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो जो आप जिसको हम पैरामीटर्स के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो आर्थिक जो नीतियां हैं, उसके चलते जो है आपकी किस किस प्रकार की नीतियां हैं। और तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है कि भाई, भारत में जो दूसरों पे निर्भरता थी, जैसे आपने कहा कि हम कटोरा लेके पहुंच जाते थे, अब वो परिस्थितियां नहीं।
तो भारत एक आत्मनिर्भरता जो है आर्थिक भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके परस्पर पाकिस्तान देखें हम, तो पाकिस्तान को करीब 9 गुना बड़ी इकोनॉमी है हमारी भारत की। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में ना तो एक पॉइंट में रह गया था, वो था जो आर्थिक सुधार है, लिबरलाइजेशन, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स, आर्थिक रिफॉर्म जो भारत में हुए हैं, जिसको कांग्रेस के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब वो वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जो शुरू किया था, उसके बाद जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, तो उन्होंने उसको रोल बैक नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया। दैट वाज ए नेशनल इंटरेस्ट। उसकी बदौलत आज हम जिस स्थिति पे पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां पे पॉलिटिकल स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे कोई रिफॉर्म्स नहीं है, और उनकी जो है, पाकिस्तान तो हमेशा ही फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट नहीं है। तो इन चीजों के चलते हुए भारत एक ऐसी बेहतर स्थिति में है, और उन्होंने पाकिस्तान के, भारत अफोर्ड करता है पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक हमले के लिए। ये जो जल सिंधु जल समझौता है, मेरी समझ में भारत की तरफ से एक आर्थिक आक्रमण हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, अब वॉर को छोड़ दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा प्रतिक्रिया जो पाकिस्तान से जो दूसरे दिन आया था कि अगर आप सिंधु जल समझौता है इसको आप वो करोगे तो इट विल बी एन कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर। वो वॉर समझ रहे हैं इसको, ये आर्थिक वो है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है, बड़ा संयम वाला, जिसके दूरगामी नतीजे है। अब जहां तक जल समझौता, आपने ठीक कहा कि स्कोप है रिवीजन के लिए, और भारत इस स्थिति में भी आ गया है। मैं इसका प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकली जो बात कर रहा हूं वो यही है कि जैसे अब क्या इनकी इनकी क्या वैल्यू क्या रहेगी, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जहाँ WTO आपने, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, जैसे ट्रंप के अंडर उन्होंने तो बिल्कुल ही वो कर दिया। तो उस स्थिति में भारत के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त मौका है कि भाई ये जो पानी वहां पे जा रहा है, ये हमारी जेनरोसिटी है कि वहां पे पानी जा रहा है। अब चेनाब और झेलम के ऊपर हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वहां पे स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। हमें इस तरफ सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में जितना फ्लो कर रहा है पानी, उसको हम तरीके जो हमें ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो डैम बनाए, हालांकि डैम बनाना कई लाख करोड़ का और लंबे समय का वो है, लेकिन और जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया, वहां पे वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है उन्होंने, उनका खास करके मेरा ख्याल कि नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, 2700 किलोमीटर का एरिया जो है वो उन्होंने पानी की जो है उनको मिला है, और पानी मिला है उसकी तो ऐसा कुछ हमारी अपनी जो भूगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके मद्देनजर कुछ ऐसा सोचना चाहिए। उसके लिए वक्त आ गया है। वो पानी जो वहां पे जा रहा था, जो पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है, तो ये जो जल संधि है, इसको बिल्कुल आपने ठीक किया कि इंडिया ने इसको ना तो तोड़ा है, ना इससे बाहर निकले हैं। उन्होंने वर्ड अबेयंस, अब मैं सुन रहा था पाकिस्तान के एक कानूनदान है, उनको एक टीवी चैनल के ऊपर, तो कह रहे कि जी हम ये वायलेशन है वियना कन्वेंशन और दूसरे इंटरनेशनल लॉज की, और इसलिए हम भारत को अगर ऐसा करता तो वहां जाएंगे। लेकिन उसकी तो नौबत ही नहीं, भारत ने जो फैसला लिया है, उन्होंने उस लायक ही नहीं छोड़ा उनको वहां पे जाने के लिए। अगर चले भी जाएं तो जो तो ये स्थिति है प्रश्न ये भारत पैदा की। होता है, ये प्रश्न ये पैदा होता है राजू जी, जी। वो चले भी जाएंगे और वियना कन्वेंशन कुछ बोल भी देगा और हम नहीं मानेंगे तो वो क्या कर लेगा? मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो स्थिति है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भारत की इस वक्त की स्थिति है, भैया भारत का बंदा भारतीय है, व्यक्ति जो है वो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन। पाकिस्तान तो यहां तक सोच भी नहीं सकता, बन सकता है, जैसे वो अपने अपने क्या नाम है उनका, मैं आ नहीं रहा, जो बंगा बंगा साहब जो हैं, है जी, तो वो भारतीय तो सब जगह आप टेक्नोलॉजी के उसमें देख लिए, बड़ी कंपनियां भारतीय, हमारी
कितनी है सॉफ्टवेयर जो है पूरा इंटरनेट में हम डोमिनेट कर रहे हैं हमारे, तो हमने जो तरक्की उसके चलते हमारा जो क्लाउड है वो इतना बड़ा है कि हम अफोर्ड करते हैं कि हम नहीं परवाह करते इसकी। और एक और बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो रिएक्ट किया है कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर, सबसे जो सख्त रिएक्शन उनका आया है और जो मैं समझता हूं कि पूर्णतः डर से भरा हुआ है, उनके डर में से ये निकला है कि इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका मतलब है कि वो चोट बिल्कुल जो वो निशाने पे लगी है। और ऊपर मोदी जी का जो अक्स है ये बनाया हुआ है कि भाई ये तो जो कहते हैं तो कर देते हैं। तो पाकिस्तान में एक एक रिटोरिक चल रही है, वॉर वूर तो छोड़े आप, लेकिन उनको इस बात से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी है, अगर हम इसको रिवाइज करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।